माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB पीआरटी के एग्जाम्स की डेट आ गई है, उसी की रिगार्डिंग ये कुछ और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैडम एनआईओएस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने भी जब आप लोगों को पीवाईक्यूज करवा रही हूँ तो बहुत सारा जो पैटर्न है वो एनआईओएस बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि वहां से ही चीजें ज्यादातर ली जा रही हैं। तो ये एनआईओएस की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, यानी कि आपके इसमें एनआईओएस जो डीएलएड का कोर्स है उसमें आपके 10 कोर्स हैं, 501 से 510, मतलब 501 से 510 तक है। और हर एक में कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं, ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। तो ये जो पहला ब्लॉक है 501 का पहला ब्लॉक है, इसमें 4 यूनिट है। अब एक एक ब्लॉक को मैं कंप्लीट करवाऊंगी तो एक ही वीडियो में 4 यूनिट, मतलब आप लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चीजें बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो हम यूनिट वाइज यहाँ पर करेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट का एक निचोड़ आप देख पाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपका कोर्स 501 ब्लॉक 1 का पहला यूनिट हम डिस्कस करेंगे। हम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूं ताकि हम इनोवेटिव तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। मतलब मैं कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से चीजें समझ आ जाए और एक मूवी, एक कहानी की फॉर्म में चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये इनोवेटिव तरीका है, टेक्नोलॉजी की हेल्प यहाँ पर मैंने ली है, उसी फॉर्म में मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। हाँ, जो पीवाईक्यूज वाली वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को फिजिकली सारी की सारी चीजें करवाऊंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं मतलब ये वाला कोर्स भी करवा दूं और वो वाला भी, ठीक है, पीवाईक्यूज भी करवा दूं। तो इसको मैंने आप लोगों के लिए इनोवेटिव तरीके से लाने की कोशिश की है। ये मतलब जितना बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को समझाती हूँ उससे बहुत बेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी की पूरी वीडियो को आपको सुनना है। पीपीटी, मतलब सारी चीजें पीपीटी के थ्रू सब कुछ आपको इतना बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि जब मैंने ये मेथड देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं इसी मेथड के थ्रू आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करूं। तो एनआईओएस की वीडियोस आपको इसी पैटर्न में मिलेंगी, जो भी आज इस वीडियो में आप देखेंगे एक डिस्कशन की फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। मतलब आप बेहतर तरीके से एक मूवी की तरह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार, आज हमारे सामने डीईएलएड का एक ऐसा विषय है जो डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा की कह सकते हैं जान है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा, एक सिंहावलोकन। नमस्कार। हमने जो स्रोत देखे हैं उनसे एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ कुछ तारीखें या कमीशन के नाम रटने के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। दरअसल ये दो दुनियाओं की, मतलब दो बिल्कुल अलग दर्शनों के टकराव की कहानी है। अच्छा। हाँ, एक तरफ थी भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, जिसका लक्ष्य था इंसान को अंदर से मजबूत बनाना, उसे ज्ञान की एक तीसरी आंख देना। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सोच, जिसका मकसद एक विशाल साम्राज्य की मशीनरी को चलाने के लिए पुर्जे यानी कर्मचारी तैयार करना था। ओके। तो आज की हमारी पूरी चर्चा इसी टकराव और उसके नतीजों को समझने पर ही होगी। तो चलिए इसी पहली दुनिया से शुरू करते हैं। जब हम गुरुकुल की बात करते हैं तो अक्सर वो कृष्ण सुदामा वाली एक आदर्श तस्वीर दिमाग में आती है, पर एक शिक्षा प्रणाली के तौर पर यह असल में काम कैसे करती थी? इसका मूल विचार क्या था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मूल विचार 2 सूत्रों में छिपा है। पहला, ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम। इसका मतलब क्या हुआ? यानी ज्ञान इंसान की तीसरी आंख है, जो उसे सही गलत की परख देती है। और दूसरा जो सबसे जरूरी है, सा विद्या या विमुक्तय। सा विद्या या विमुक्तय। विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए, हर तरह के बंधन से, अज्ञान से, संकीर्ण सोच से आजादी। ये नौकरी पाने की शिक्षा नहीं थी, ये जीवन जीने की शिक्षा थी। और ये शिक्षा दी कैसे जाती थी? मतलब क्लासरूम का माहौल कैसा होता था? क्लासरूम की 4 दीवारी तो थी ही नहीं। उपनयन संस्कार के बाद बच्चा गुरु के पास उनके आश्रम या गुरुकुल में रहने जाता था। अच्छा, एक तरह का बोर्डिंग स्कूल। हाँ, एक आवासीय विद्यालय, प्रकृति के लीच। और इसकी सबसे बड़ी ताकत थी समानता। राजा का बेटा हो या एक सामान्य परिवार का बच्चा, सबको एक जैसे नियमों का पालन करना होता था। सब बराबर? बिल्कुल, एक ही साथ रहना, एक ही साथ सीखना। और गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले का नहीं था, बल्कि पिता पुत्र जैसा था। गुरु शिष्य के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण की भी पूरी जिम्मेदारी लेते थे। चरित्र निर्माण, ये शब्द आज की शिक्षा व्यवस्था में उतना सुनने को नहीं मिलता। सही कहा। तो पाठ्यक्रम में क्या क्या होता था? क्या सिर्फ वेद और धर्म ग्रंथ ही पढ़ाए जाते थे? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाठ्यक्रम बहुत व्यापक था।
वेद पुराणों के ज्ञान के साथ साथ गणित, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष और यहाँ तक कि युद्ध कला और राजनीति भी सिखाई जाती थी। अरे वाह! मतलब शिक्षा का मकसद एक होलिस्टिक या सर्वांगीण विकास था, ताकि शिष्य जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार हो सके। और इसी गुरुकुल मॉडल ने आगे चलकर बौद्ध काल में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों का रूप लिया, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। बिल्कुल। ये व्यवस्था सुनने में तो बहुत मजबूत लगती है, तो फिर ये सोचना भी मुश्किल है कि इतनी गहरी जड़ों वाली प्रणाली को बदला कैसे गया होगा। जाहिर है अंग्रेजों के इरादे बिल्कुल अलग रहे होंगे। यही से कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। इसकी शुरुआत होती है 1813 के चार्टर एक्ट से। 1813 का चार्टर एक्ट? हाँ, ये पहली बार था जब ब्रिटिश संसद ने कहा कि भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से शुरुआत हुई। पैसा तो आ गया, पर इसे खर्च कैसे करें, इस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक खेमा था ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवादी का, जो कहता था कि पैसा भारतीय भाषाओं और ज्ञान पर ही खर्च होना चाहिए, यानी संस्कृत और फारसी पर। हाँ, और दूसरा ज्यादा ताकतवर खेमा था एंग्लिसिस्ट यानी आंग्लवादी का, जो कहता था कि ये सब पिछड़ा हुआ ज्ञान है और भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य पढ़ाना चाहिए। यानी बहस इस बात पर थी कि भारतीयों को भारतीय बनाए रखें या उन्हें एक तरह से अंग्रेज बना दें। बिल्कुल। और इस बहस का नतीजा क्या निकला? क्या हुआ? तो ये जो बहस चल रही थी ना प्राच्यवादी और आंग्लवादी के बीच, इसको आकर खत्म किया लॉर्ड मेकाले ने। साल था 1835 और उन्होंने अपना मशहूर मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पेश किया। मेकाले का मिनट? हाँ, मेकाले अपनी सोच में बिल्कुल साफ थे। उनकी एक मशहूर चिट्ठी है जिसमें वो कहते हैं कि यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ ही भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर है। ओह, ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये एक गहरी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भाव था। तो इस मानसिकता का असर उनकी शिक्षा नीति पर कैसे पड़ा? उनका मकसद था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हो, पर सोच, पसंद और बुद्धि से पूरी तरह ब्रिटिश हो। और इसके लिए उन्होंने एक थियरी दी जिसे समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को आप एक चाय की छन्नी की तरह समझ सकती हैं। चाय की छन्नी? हाँ, मकाले की सोच थी कि अगर हम ज्ञान रूपी चाय को सिर्फ समाज के ऊपरी तबके मतलब छन्नी में डालेंगे तो वो अपने आप छन छन कर फिल्टर होकर नीचे आम जनता तक पहुंच जाएगी। अच्छा, तो उनका मकसद आम जनता को शिक्षित करना था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। उन्हें तो बस औपनिवेशिक मशीन को चलाने के लिए सस्ते क्लर्क और कर्मचारी चाहिए थे जो सरकार और जनता के बीच दुभाषिए का काम कर सकें। मतलब ज्यादातर चाय तो छन्नी में ही रह गई और नीचे तक सिर्फ कुछ बूंदें ही पहुंची। यहीं पर मुझे वो दर्शन का टकराव दिखता है। सा विद्या या विमुक्तेय से हम सा विद्या या नौकरी पाए की तरफ बढ़ रहे थे। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक 180 डिग्री का वैचारिक बदलाव था। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ शिक्षा की भाषा या विषय नहीं बदल रहे थे, बल्कि शिक्षा का पूरा मकसद ही बदल रहा था। मुक्ति के लिए ज्ञान से हम नौकरी के लिए ज्ञान की तरफ जा रहे थे। और इसका असर तो आज भी दिखता है। हाँ, आज भी हमारी समाज की सोच पर दिखता है, जहाँ डिग्री को अक्सर ज्ञान से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो मेकाले ने तो नींव डाल दी, पर इस सोच पर पूरी इमारत किसने खड़ी की? इस सिस्टम को एक व्यवस्थित रूप किसने दिया? वो काम किया गया 1854 के वुड्स डिस्पैच के जरिए। वुड्स डिस्पैच? हाँ, वुड्स डिस्पैच। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा? क्यों? यह दस्तावेज इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारतीयों को शिक्षा देना उसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। अच्छा। और इसी डिस्पैच ने आज का जो पूरा ग्रेडेड स्कूल नेटवर्क है ना, ये जो हमारा ढांचा है, प्राइमरी, मिडिल। बिल्कुल, सबसे नीचे प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, उनके ऊपर कॉलेज और सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी। इसी ने हर प्रांत में शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाने की भी सिफारिश की। लेकिन सर, क्या हम वुड्स डिस्पैच को पूरी तरह से अच्छा मान सकते हैं? हाँ, इसने एक ढांचा दिया जो आज भी मौजूद है, पर क्या इसी ढांचे ने हमें उस रटने वाली शिक्षा की तरफ नहीं धकेल दिया जिससे हम आज भी जूझ आए हैं? बिल्कुल सही सवाल। वुड्स डिस्पैच ने ढांचा तो खड़ा कर दिया, पर उसकी आत्मा मैकाले वाली ही थी। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि यह सिर्फ क्लर्क बना रहा था।
जिनके पास कोई व्यावहारिक या व्यावसायिक कौशल नहीं था। हम्म। और मजे की बात यह है कि अंग्रेजों को भी यह कमी बहुत जल्दी महसूस हो गई। अच्छा। हाँ, इसीलिए अगले 50-60 सालों में उन्होंने जो भी कमीशन बनाए वो बार बार ऐसी एक समस्या को ठीक करने की कोशिश करते रहे। मतलब ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज वो खुद ही ढूंढ रहे थे। हाँ। कौन कौन सी कोशिशें हुई? हाँ, वो इस क्लर्क फैक्ट्री को सुधारना चाहते थे। सबसे पहले 1882 में हंटर कमीशन आया। इसने पहली बार कहा कि हाई स्कूल स्तर पर 2 तरह के कोर्स होने चाहिए। 2 तरह के? हाँ, एक अकादमिक जो यूनिवर्सिटी की तरफ जाए और दूसरा व्यावसायिक जो छात्रों को रोजमर्रा के जीवन के लिए तैयार करे। पर यह विचार कागज पर ही रह गया। ओके। फिर 1917 का सैडलर कमीशन आया जिसने स्कूल की पढ़ाई को 12 साल का करने की बात की, जिससे आज के +2 स्टेज की नींव पड़ी। और फिर 1929 में हार्टोग समिति ने फिर से वही बात दोहराई कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इससे ये पता चलता है कि सिस्टम में प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी एक लगातार बनी रहने वाली समस्या थी। ऐसे में भारतीय नेता इस ब्रिटिश सिस्टम को कैसे देख रहे थे? क्या उन्होंने कोई विकल्प पेश करने की कोशिश की? वो इस प्रणाली से बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये शिक्षा भारतीय जरूरतों और भारतीय संस्कृति से पूरी तरह कटी हुई है। और इसी के जवाब में एक पूरी तरह से स्वदेशी मॉडल पेश किया गया। 1937 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में वर्धा योजना का प्रस्ताव रखा। वर्धा योजना जिसे नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। नई तालीम यानी एक नई तरह की सीख। ये मैकाले की शिक्षा से कैसे अलग थी? ये मैकाले की सोच का ठीक उल्टा था। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, शिल्प के माध्यम से शिक्षा, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट। हाँ, मतलब सारी पढ़ाई किसी बुनियादी दस्तकारी जैसे कताई बुनाई, लकड़ी का काम या खेती से जुड़ी हो। गणित पढ़ाना है तो खेत की नाप जोक से पढ़ाओ, विज्ञान पढ़ाना है तो बीज कैसे उगता है इससे समझाओ। यानी लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना। ये तो शिक्षा को सीधे जीवन से जोड़ रहा है। बिल्कुल। और दूसरा स्तंभ था आत्मनिर्भर मॉडल, सेल्फ सपोर्टिंग मॉडल। गांधी जी का विचार था कि स्कूल बच्चों द्वारा बनाए गए सामान को बेचकर आत्मनिर्भर बने ताकि शिक्षकों का वेतन निकल सके। और तीसरा स्तंभ? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मातृभाषा में शिक्षा। पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी नहीं बल्कि बच्चे की अपनी मातृभाषा होनी चाहिए ताकि वो विचारों को रटे नहीं बल्कि समझें। सही। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ, हाथ से काम करो, जो बनाओ उसे बेचकर स्कूल चलाओ और अपनी भाषा में बात करो। ये तो आज के स्केल इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे कॉन्सेप्ट्स का 80 साल पुराना संस्करण लग रहा है। कह सकती हैं। पर ये सोच जितनी क्रांतिकारी थी, क्या उतनी ही प्रैक्टिकल भी थी? कैसे लागू किया जा सका? यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज था। ये विचार क्रांतिकारी तो था पर इसकी आलोचना भी हुई। आलोचकों ने कहा कि इससे बच्चे मजदूर बन जाएंगे। अच्छा। और आजाद होने वाले भारत को प्रशासकों, इंजीनियरों और डॉक्टर्स की भी तुरंत जरूरत थी, जो इस मॉडल से शायद उतनी जल्दी नहीं मिलते। इसलिए ये अद्भुत होते हुए भी देश भर में पूरी तरह से कभी लागू नहीं हो पाया। परीक्षा के लिए ये याद रखना जरूरी है कि नई तालीम का विचार गांधी जी का था और इस योजना को अंतिम रूप देने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, समझ गए। तो आजादी से ठीक पहले तक यही खींचतान चलती रही। हाँ, और इसी खींचतान के बीच आजादी से ठीक पहले एक आखिरी बड़ी ब्रिटिश कोशिश हुई। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई। सार्जेंट रिपोर्ट। इसे स्वतंत्र भारत से पहले एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का पहला व्यापक खाका या ब्लूप्रिंट माना जाता है। इसने वो बात कही जो आज हमारे संविधान का हिस्सा है। 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए एक सार्वभौमिक, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये पूरी यात्रा समझना वाकई जरूरी था कि कैसे हम मुक्ति वाली शिक्षा से क्लर्क बनाने वाली शिक्षा पर आए और फिर कैसे अपनी नई तालीम के जरिए वापस अपनी जड़ों की ओर लौटने की कोशिश की। बिल्कुल। चलो अब मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहराते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। जी। मैं कीवर्ड्स बोलूंगा, तुम बस उसे अपने शब्दों में समझाना कि कॉन्सेप्ट स्पष्ट है या नहीं। जी, बिल्कुल तैयार हूँ। गुरुकुल प्रणाली यानी सर्वांगीण विकास पर जोर, जहाँ चरित्र निर्माण और व्यवहारिक ज्ञान, किताबी ज्ञान जितना ही जरूरी था। साविद्या या विमुक्तय। बहुत अच्छे। मैकाले का मिनट। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी वो चाय की छन्नी वाला सिद्धांत। मकसद था ब्रिटिश राज के लिए ऐसे भारतीय तैयार करना जो सोच से अंग्रेज हों। सही। वुड्स डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा।
इसने आज का स्कूल कॉलेज का ढांचा तो बनाया, पर इसकी आत्मा मैकाले वाली ही थी। बहुत बढ़िया। नई तालीम या बेसिक शिक्षा? महात्मा गांधी का शिल्प द्वारा शिक्षा का स्वदेशी मॉडल, करके सीखना, आत्मनिर्भर बनना और अपनी मातृभाषा में पढ़ना। और सार्जेंट रिपोर्ट? आजादी से पहले राष्ट्रीय शिक्षा का पहला पूरा ब्लूप्रिंट, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। शानदार। तो हमने देखा कि हमारी शिक्षा प्रणाली की जड़ें कितनी गहरी और विविध हैं। ये प्राचीन भारतीय मूल्यों से शुरू हुई, औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से बदली और फिर राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ एक नया रूप लेने की कोशिश करने लगी। एक भविष्य के शिक्षक के रूप में ये जानना महत्वपूर्ण है कि जिस कक्षा में हम पढ़ाने जाएंगे वो इसी लंबी और जटिल ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है। बिल्कुल। हर नीति के पीछे की सोच को समझना हमें एक बेहतर शिक्षक बनने में मदद करेगा। जाते जाते एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ जी। आज की 21वीं सदी में जहां हम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल स्किल्स की बात करते हैं, क्या हमें प्राचीन गुरुकुल के चरित्र निर्माण और गांधी जी की नई तालीम के करके सीखने के विचार को अपनी शिक्षा व्यवस्था में फिर से एकीकृत करने की जरूरत है? क्या असली आधुनिक शिक्षा इन दोनों के संतुलन में ही छिपी है? इस पर जरूर सोचिएगा। यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।